हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधिकार एजुकेशन में। और आप अगर 7वें चरण शिक्षक बहाली की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 7वें चरण का जो है इस चैनल पर विधिवत तरीके से तैयारी करवाया जाएगा। और आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस बार जो बिहार में बहाली होने जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण बहाली है। अगर ये बहाली जिसने मिस कर गया तो समझिए कि उसका किस्मत ही ख़राब होगा, क्योंकि बहुत अच्छे सैलरी पैकेज के साथ इस बार बहाली हो रहा है। और जो शिकायत था यहाँ के शिक्षकों का कि यहाँ की सैलरी बहुत कम है, अब वो शिकायत दूर हो जाएगा। तो और एक सूचना था कि अगर आप 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए आप हैंड राइटेन नोट्स चाहते हैं, जैसे इस पे मैं आपको इससे बुक को तो कराऊंगा ही, और इसका नोट्स भी तैयार किया जा रहा है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एसएसटी। फिलहाल एसएसटी पे वर्क किया जा रहा है। तो अगर आप नोट्स चाहते हैं और आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आप हमसे पीडीएफ भी, हैंड रिटन पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और आप अगर लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें लिखें, तब कमेंट में हमें बताएं कि अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे, आपको उसके थ्रू आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, आप जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए हैंड रिटेन नोट्स सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप जब उसी को हैंड रिटेन नोट्स को ही बार बार रिवीजन करके आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए, हम आज इतिहास के तीसरे चैप्टर में हैं, जो कि हम क्लास 6 का भी इतिहास चला रहे हैं, और इसमें हम 12th तक जाएंगे। उसके बाद जो है अदर सब्जेक्ट का होगा। तो चलिए, आज हमारा तीसरा चैप्टर है और चैप्टर का नाम है प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज, इसमें आप हम जिससे जहाँ जहाँ स्टार लगाएंगे या बोलेंगे नोट करने के लिए, तो आप उसको नोट भी कर लेंगे तो बेहतर होगा। और इसमें हम उसी को अंडरलाइन करेंगे और नोट बनाने स्टार लगाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मुझे एक लंबा एक्सपीरियंस है टीचिंग एग्जामिनेशन का, और मैंने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किए हैं, और तो मुझे एक अच्छा अनुभव है कई शहरों में, कई इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कहता है जो हमारा समाज है प्रारंभिक समाज, प्रारंभिक समाज में कहता है कि मनुष्य जिस तरह आज रहता है उससे तो आप परिचित हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पहले कैसे रहते थे। इस दुनिया भर में कहीं भी खेती न होती थी और न गांव थे। आज से 150 साल पहले तक लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन है। आज से 150 साल पहले लोगों को का मानना था कि पृथ्वी आरंभ से ही है। आप इसको नोट कर लें। पेड़ पौधे मनुष्य को बनाने वाला ईश्वर है, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा। आप इसको भी वैज्ञानिकों के अनुसार आप इसका भी नोट बनाएं कि देखिए, वैज्ञानिकों के अनुसार जो है पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे स्वरूप बदलता गया। ये आप जो है इसको नोट करें। मैं जो स्टार, खास करके जो मैं जिसमें मैं स्टार लगाता हूँ और जो अंडरलाइन करता हूँ उसको आप लिखिए। और पढ़ाने क्रम में क्या होता है कि माइंड में वो ध्यान नहीं रहता कि मैं बार बार आपको बोलूँ कि इसको आप नोट कर लें, इसको न राइट डाउन कर लें। लेकिन कोशिश कीजिए कि जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और सब नहीं, अंडरलाइन का मतलब जो सीधी लाइन हो, छोटे छोटे बीच में जो मैं एक दो वर्ड इस जैसे इस तरह से कर दिया, इस तरह से, इसको नहीं करना है, सिर्फ बड़े लाइन वालों को करना है, ठीक है, और स्टार वालों को। चलिए आगे कहता है कि मनुष्य जिस रूप में आज है वो लाखों वर्षों के क्रमबद्ध विकास का परिणाम है। चलिए, तो ऊपर वाले पैराग्राफ में आपको 2 लाइन जो है आपको अंडरलाइन करना है। अब आइए, आरंभिक मानव की जानकारी कैसे मिलती। हजारों साल पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में हम ठीक
नहीं जानते, लेकिन उस समय की बची हुई चीज़ों को देखकर हम जान समझ बूझ सककर अनुमान जरूर लगा सकते हैं। इन काम में पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा लोगों को द्वारा प्रयोग किए में लाए गए वस्तुओं और के औजारों, पत्थरों, कलाकृतियों, निवास स्थानों से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसमें आप जो है ना एक ये चीज़ देखिए, ये जो है पुरातत्ववेत्ता किसको कहते हैं, इसको आप नोट कीजिए। तो पुरातत्ववेत्ता जो है कहता है कि लोगों द्वारा उस समय के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजारों, कलाकृति और उनके निवास स्थानों को पता लगाया गया और सहायक है। इस विषय में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। उस समय के लोगों के जीवन शैली को जानने के लिए आज भी उसी माहौल में रह रहे शिकारी समाज के लोगों का विद्वानों ने अध्ययन किया। आज भी दुनिया के कई जगहों में शिकारी समाज रहते हैं, जैसे भारत में केरल। अब देखिए आपको ये अंडरलाइन करना है ना कि भारत में शिकारी समाज कहाँ कहाँ रहते हैं। शिकारी समाज जो भारत में कहाँ कहाँ रहते हैं, तो भारत में जो शिकारी समाज रहते हैं वो भारत में केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि में रहते हैं। ये 4 पॉइंट आपको नोट करना है ना। केरल में रहते हैं, केरल में रहते हैं, आंध्र प्रदेश केरल में रहते हैं, आंध्र प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, झारखंड आदि प्रदेशों में रहते हैं। तो ये पॉइंट को भी आपको नोट करना है। आगे आइए, अब हम इसमें देखते हैं कि भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते हैं। देखिए ये भारत में जो है आरंभिक मानव कहाँ रहते थे, है ना, भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे। तो भारत में पुरातत्ववेत्ताओं को अतीत की कई मानव बस्तियाँ मिली। मानचित्रों में त्रिकोण का स्तंभ दिखाया गया। इन सभी स्थलों से शिकारी मानव के कई निशान भी मिले। ये मैप में जो देख रहे हैं बिंदा बिंदा, ये सारे मानव शिकारी है। अब आइए, जैसे अब जो है कहता कि जैसे पत्थर के औजार गुफाओं पर बने चित्र, जैसे पत्थर के औजार गुफाओं पर बने चित्र, जानवरों और लोगों की हड्डियाँ, गुफा ही उसका बसेरा था। अब देखिए प्राचीन लोग जो थे उसका बसेरा कौन सा था, गुफा था, है ना। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, अब देखिए इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेटगांव, महेश्वर उन स्थलों का उदाहरण है जहाँ से पुरातत्व स्थल नदियों और झीलों के किनारे कई पुरातत्व स्थल जो नदी किनारे झीलों पाया गया। तो आपको जो है ये नोट करना है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, इससे ऊपर में हमने देखा ना कि शिकारी मानव समाज के बारे में पढ़ा। तो शिकारी मानव समाज कहाँ कहाँ थे, तो मध्य प्रदेश था, झारखंड था और भी 4 स्टेट का था। तो इसी में देखिए इसमें मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ थे शिकारी समाज, तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेंटागांव और महेश्वर इन स्थानों पर रहते थे, है ना। और इनका निवास स्थान कहाँ होता था, तो इनका निवास स्थान जो होता था वो गुफा होता था। इनका निवास स्थान कहाँ होता था, गुफा ही उनका बसेरा होता था। ठीक है, हम देखिए आगे देखते हैं आरंभिक मानव समाज की जीवन शैली। आरंभिक मानव समाज की जीवन शैली कैसी थी, राइट। तो आरंभिक मानव समाज की जीवन शैली, दुनिया में जगह जगह वे लोग जंगलों में 20-30 लोगों के छोटे झुंड में रहा करते थे, है ना। आरंभिक काल के जीवन शैली क्या था, दुनिया में जगह जगह लोग जंगलों में 20-30 लोगों के झुंड में। अब देखिए ये आप अंडरलाइन कीजिएगा, तो देखिए क्वेश्चन जो बनेगा ना अंदर से, और इसी में लोग कंफ्यूज करेंगे। देखिए क्या कहता है कि जो लोग आरंभिक जीवन शैली था उसमें लोग जो थे 20-30 लोगों के छोटे झुंड में रहते थे। ये याद रखिएगा, 20 क्या करेगा इसमें दे देगा 100, 200, 300 के झुंड। तो आपको ये 20-30 के झुंड में लोग पहले रहते थे, ठीक है ना। जंगल में हिरन, भैंसा, शेर, खेर का शिकार करते थे। और ये लोग जो थे आरंभिक मानव जंगल में हिरन, भैंसा, शेर, खरगोश आदि का शिकार करते थे और नदियों तालाबों से मछलियाँ भी पकड़ते थे और मधुमक्खी के छत्तों से शहद इकट्ठा करते थे। वे जंगली फल, पेड़ पौधे, लाठी आदि कंदमूल खाते थे। तो ये पूरा लाइन जो है ना जितना अंडरलाइन किया आपको सब इसको लिख नोट बना लेना, ठीक है, लिख लेना। अब देखिए जंगलों में, अब जो है थोड़ा इसको जूम कर देते हैं क्योंकि बड़ा रहेगा तो आपको देखने में आसानी होगी। अब देखिए जंगलों में आप उगी जंगली अनाज को काट लाते थे। वे ज़्यादातर कंद, फल आदि खाते थे
और साथ में थोड़ा बहुत मांस भी खाते थे। तो देखिए अब यहाँ देखिए क्या कहता है, वे ज़्यादातर कंद फल खाते थे, थोड़ा बहुत मांस खाते थे। मांस उनका भोजन नहीं था। एक चीज़ आप देखिए, अब आपको यहाँ नोट करना है, यही देखिए कैसे ये है ना, याद रखिएगा प्रारंभिक मानव जो था ना, उसका मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था। क्वेश्चन में दे रहा है क्या कि आरंभिक मानव का जो है मुख्य भोजन क्या था, मांस था, तो गलत हो जाएगा ना। तो मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था, क्योंकि उन लोगों के जैसे औजार मिले हैं, उनकी बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का शिकार करना बहुत कठिन रहा होगा। दूसरे जानवर उनसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो आरंभिक मानव का मुख्य भोजन जो था क्या था, मांस नहीं था, मुख्य भोजन कंदमूल ही खाना था। ये आपको नोट करना है। आगे देखिए, ये देखिए आरंभिक मानव है, इस तरह से वो जंगलों में रहते थे। आग का इस्तेमाल मानव ने सीख लिया। ठीक है, अब देखिए ये देखिए ये पिक्चर में देखिए, ये पिक्चर आरंभिक मानव का जीवन शैली देखिए, किस तरह से आरंभिक मानव लोग रहते थे ना। अब ये देखिए आरंभिक मानव है, इस तरह से विकसित होता गया आ गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि आरंभिक मानव को पहनने की चीज़ें भी जानवर और पेड़ से ही मिलती हैं। आरंभिक मानव को पहनने के लिए, जैसे आजकल हम लोग कपड़े पहनते, सूट पहनते, इस तरह नहीं था, कपड़े का आविष्कार नहीं होता। तो मानव जैसे जानवरों की खाल, अभी आपको मानव जानवरों की खाल साफ करके पहनते थे और पेड़ की पत्तियों को लगते। ये भी आप लगेगा कि मानव जो था वे जानवरों की खाल साफ करके पहनते थे और पेड़ की पत्तियों और छाल से शरीर को ढकते थे। ये भी आपको नोट करना है। वे या तो पहाड़ी गुफा में रहते थे, पेड़ गए। अब देखिए आपको इसमें एक चीज़ और लिखना है कि वे जो रहते थे, वे या तो पहाड़ी गुफा में रहते थे या फिर क्या कहते हैं, पेड़ों की डालियों की पत्तियों से छोटी छोटी झोपड़ियाँ खारी बना कर लेते थे। इसको भी आपको अंडरलाइन करना है, लिखना है। इसमें मैंने 2 पॉइंट बनाए, एक पॉइंट आपका ये था और दूसरा पॉइंट आपको मैंने यहाँ से बताया। ठीक है, इसको आपको लिख लेना। वे लोग आग जलाना जान गए थे। उनके घरों में जो चूल्हे मिले, उनसे पता चलता है कि वे नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। लोगों के झुंड में महिलाएं और बच्चे भी रहते थे। अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन बनेगा कि लोगों के झुंड में कौन कौन रहते थे, तो महिला और बच्चे भी रहते थे। आ जाएगा कि वे उनके झुंड में महिला बच्चे का अलग झुंड होता था, नहीं, लोग झुंड में ही महिला बच्चे भी रहते, पुरुष शिकार के लिए जबकि महिलाएं कंदमूल। अब देखिए ये भी एक आपको लिखना है कि पुरुष शिकार के लिए जाते थे और महिलाएं कंदमूल, फल, अन्न, जंगली अनाज इकट्ठा करते थे। राइट, समूह के लोग बच्चे का खास ख्याल रखते थे, है ना। अब देखिए अब बांट कर खाना, ये देखिए आरंभिक मानव भी बांट कर खाते थे। आरंभिक लोग साथ साथ शिकार करते थे, क्योंकि अकेले जानवरों को मारना कठिन होता था। भोजन लोगों द्वारा समूह में ही इकट्ठा किया जाता था। अब देखिए आरंभिक लोग जो थे भोजन समूह में ही करते थे और उससे सब लोग मिल बांट कर खाते थे। यह बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जंगल में क्या मिलेगा इसका कोई भरोसा तो होता नहीं था। उस समय लोगों के कई समूह अलग अलग क्षेत्र में रहते थे और उनके बीच शिकार, भोजन के लेकर छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी होती थी। देखिए उनके बीच जो शिकारी और भोजन के लिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी होती थी, क्योंकि अलग अलग समूह होते थे, अलग अलग समूह। तो ये आप नोट रखिएगा कि आरंभिक मानव के समूह में किसके कारण होता था, तो भोजन और शिकार के लिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ। कुल मिलाकर उस समय के लोगों का जीवन बहुत आराम में व्यतीत होता था। मुख्य काम भोजन इकट्ठा करना, उस समय के लोगों का मुख्य कार्य क्या था, भोजन इकट्ठा करना, और जंगल से प्राप्त हो जाता था इसके लिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम करने की जरूरत नहीं होती थी। राइट, अब देखिए अब हम इसमें इस पैराग्राफ में देख रहे हैं कि आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना था, है ना। एक समूह में रहने वाले आरंभिक मानव एक सीमित क्षेत्र में घूम करते फिरते रहते थे और उनका जो है दायरा उनके निवास स्थल के चारों दिशाओं में था। वे छोटे छोटे समूहों में बटकर चारों दिशाओं में जाते थे। वो छोटे छोटे समूह चारों दिशाओं में जाते थे ना, वे एक के पीछे एक निश्चित वजह होती थी, इसके पीछे एक निश्चित वजह होती थी। छोटे छोटे समूहों में बंटकर चारों दिशाओं में जाते थे, उसके पीछे एक निश्चित वजह होती थी। जैसे कि एक खास क्षेत्र में फल और जानवरों की संख्या की उपलब्धता सीमित होती थी, जिसे वो समाप्त कर देते थे। अतः भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे। जानवरों को शिकार करने के क्रम में उनके पीछे पीछे चले जाते थे और इन लोगों को पेड़ पौधे, फल फूल आने का मौसम पता होता था, इसीलिए उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार दूसरे क्षेत्र में घूमते थे। अतः
संभवतः आसपास के जल स्रोत जैसे नदी, झील आदि सूख जाने के कारण और पानी की तलाश में भी इधर उधर जाते थे और वे अपनी यात्रा पैदल किया करते थे। आरंभिक अवधि के अब हम देखेंगे आरंभिक मानव के औजार। शिकारी मानव के पास कैसे कैसे हथियार औजार थे। वे उस समय लोहा तांबा जैसे धातु के पता नहीं थे। आरंभिक समय में जो है ना लोहा तांबा धातु के बारे में जानकारी नहीं था। अतः उन लोगों के आसपास जो मिलता था जैसे पत्थर, लकड़ी, जानवर के सींग, हड्डी, इन्हीं के वे नुकीले औजार बना लेते थे। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखिए आपको अंडरलाइन करना है कि आरंभिक मानव के जो औजार थे ना, तो आरंभिक मानव के औजार किस 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 के थे। तो आरंभिक मानव के औजार जो थे पत्थर के थे, लकड़ी जानवर के, पत्थर के थे, लकड़ी जानवर और सींग के, हड्डियों के थे और इन्हीं को नुकीला बनाकर औजार बनाते थे। ये आपको नोट कर लेना है। वे पत्थर के टुकड़े को घिसकर नुकीला और धारदार बना लेते थे। साथ ही वह आकार में भी हाथ से पकड़ने लायक औजारों को बनाते थे और धीरे धीरे वे कला में माहिर होते गए और पत्थर की बारीक औजार बनाने लगे। वे पत्थर के छोटे छोटे बारीक टुकड़ों को किसी दूसरे के हत्थे पर लगा कर तेज और औजार का काम करता था और उस समय औजार बनाने के लिए अलग कोई कारीगर नहीं होता था। समूह के सब लोग औजार बनाते थे और साथ पत्थर की लकड़ी के औजार का उपयोग शिकार के लिए किया जाता था। देखिए ये देखिए ये सारे औजार ये देखिए ना, ये सब औजार ये आप देख रहे हैं, ये सब पत्थर के औजार है ना, ये सब पत्थर के औजार हैं। ये देखिए ये सारे पत्थर के, देखिए ये देखिए किस तरह से नुकीला बनाया गया है। ये देखिए हाथ से पत्थर का ये बनाया औजार बनाया जा रहा है, राइट। इस तरह से आप देखेंगे इसमें देखिए ये सब औजार देख रहे हैं, भाला आरंभिक मानव द्वारा बनाए गए चित्र हैं। अब देखिए पेड़ को काटने और उनकी छाल छीलने, जानवरों की खाल उतारने के लायक बनाने के लिए काम में आता था। वे लकड़ी से हड्डी, हाथी दांत आदि की मालाएं भी बनाते थे, राइट ना। अब देखिए चित्र और नाच। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र बनाया करते थे। वे रंगीन पत्थरों को घिसकर रंग तैयार करते। अब देखिए यहाँ क्या है कि इम्पोर्टेंट क्या है कि गुफा के अंदर तो रहते थे ना, लेकिन अब इम्पोर्टेंट यहाँ ये हो जाता है कि वे जो गुफाओं में चित्र बनाते थे वे रंगीन पत्थरों को घिस कर रंग तैयार करते थे और बांस के ब्रुश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। शिकारी जो रहते थे वे पत्थरों के को घिस कर रंग तैयार करते थे और बांस के ब्रुश से चित्र बनाते। इन लोगों द्वारा बनाए गए चित्र आप देखिएगा भीमबेटका की गुफा में पाया गया। तो इन चित्रों का कहाँ से प्राप्त हो ये बनाइए, ये भी आप नोट कीजिएगा। चित्र जो बनाए गए चित्र भीमबेटका से गुफा से प्राप्त हुआ। चित्र में ज़्यादातर पशु है जैसे बैल, भैंस आदि, हिरन, है ना। चित्र बनाने के अलावा उनके जीवन की और महत्वपूर्ण चीज़ थे जो नाच था। महत्वपूर्ण चीज़ नाच था, यानी कि वो डांस भी करते थे और वे सब मिलकर देर तक नाचते थे। इंजॉय करने का साधन उसमें क्या था, डांस करना था ना। अब देखिए पैसरा का सूक्ष्म, अब देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये ना, ये तो आप स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ये जो बॉक्स में ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए पैसरा बिहार के मुंगेर जिले में। सबसे पहले तो यही हो गया कि पैसरा किस जिले में, तो पैसरा बिहार के मुंगेर जिला में पैसरा है ना। यहाँ आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले। अब देखिए क्वेश्चन है पैसरा मुंगेर से आरंभिक मानव के पुराने स्थल मिले हैं और यहाँ से यूरोप में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजार की तरह औजार मिले। फ्रांस की तरह औजार मुंगेर पैसरा से मिले। पैसरा संभवतः आवास का निर्माण स्थल था, ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है भाई। ये देखिए नाम और तिथि, ये औजार सब देखिए नवपाषाण काल के हैं। पत्थर के ये देखिए ये नवपाषाण काल के जो है हड्डी के औजार हैं और ये नवपाषाण काल के जो पत्थर के औजार हैं। अब देखिए आइए जिस काल में मानव के बारे में आपने ऊपर पढ़ा उनके जीवन में पत्थरों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। आपने देखा कि पत्थर की गुफा, उसके औजार, उसके आभूषण में प्रयोग किए थे। इस काल को पुरातत्वविदों ने पाषाण काल नाम दिया, क्योंकि जिस काल में पत्थरों के ज़्यादा उपयोग उसे पाषाण काल दिया। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ये देखिए सारे औजार पत्थर, ये सारे पत्थर के औजार हैं, बनाए हुए सारे पत्थर के औजार हैं। हम देखिए औजार बनाने के तरीके है ना और जीवन शैली में आए परिवर्तनों के जो प्रमाण मिले हैं उस आधार पर पाषाण काल को 3 काल में, ये भी आपको नोट करना कि पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया है। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया है ना। आरंभिक चरण को पूरा पाषाण काल कहते हैं, ये याद रखिएगा।
और आरंभिक चरण को पूरा पाषाण काल कहते हैं, जो कि लगभग 20 लाख साल से लेकर 14,000 साल तक है ना। इस समय के लोग शिकार और भोजन संग्रह के रूप में जीवन बिताते थे। तो पूरा पाषाण काल जो थे भोजन संग्राहक थे, शिकारी लोग थे। और आग का आविष्कार एवं अस्थायी निवास इन्हीं शुरू हुआ था। आपको इसमें देखिए आपको इसमें पहला लाइन तो ये कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। उसके बाद देखिएगा आरंभिक चरण में पूरा पाषाण काल 20 लाख साल से लेकर 14 साल के बीता। और इसी समय में मतलब पूरा पाषाण समय में लोग शिकार और भोजन संग्राहक बन गए थे। और इसी काल में पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया, अस्थायी आवास बनने लगे, है ना, शुरू हो गए। तो ये आपको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जितना मैंने इसमें आपको अंडरलाइन किया है। अब आइए, अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या क्या है, आइए देखिए। मध्य पाषाण काल है ना, मध्य पाषाण काल में हमको अब देखना है। कहता है कि इस काल में पर्यावरणीय बदलाव देखिए, वो था पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में क्या क्या आवास लोग बनाना शुरू कर दिए, आग का आविष्कार हो गया, शिकारी थे, संग्राहक थे। एक मध्य पाषाण काल में देखिए पर्यावरणीय बदलाव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट लीजिए कि मध्य पाषाण काल में पर्यावरणीय बदलाव आए। वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी, जिसके कारण गेहूँ, जौ, मलबा उगाए, जिसके कारण तो देखिए पर्यावरणीय बदलाव जो हुआ ना, पर्यावरणीय बदलाव कब हुआ, तो मध्य पाषाण काल में, याद रखिएगा। जिसकी गर्मी बढ़ा, जिसके कारण गेहूँ, जौ, मलबा जैसे अनाज स्वयं उगाए और कई क्षेत्रों पर घास वाले मैदान बनने लगे। घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या इस वजह से बढ़ने लगी। और इस समय लोगों द्वारा पत्थरों के औजार बनाए जाने लगे, जिससे लकड़ी पर लगाए गए इस्तेमाल किए। इन परिवर्तनों के आधार पर इस काल को मध्य पाषाण काल कहा जाने लगा। लगभग 14,000 साल से लेकर 8,000 साल के बीच मध्य पाषाण काल। पाषाण काल जो था, पाषाण काल था कितना था, पाषाण काल था आपका 2 लाख वर्ष से लेकर 14,000 तक। लेकिन मध्य पाषाण जो हो जाएगा 14,000 से लेकर 8,000 के बीच में, राइट है। अब देखिए, और पाषाण काल का अंतिम जो था नव पाषाण युग था। इस युग में मानव जीवन, रहन सहन, कला कौशल में बदलाव है। नव पाषाण काल में जो था क्या, मानव जीवन के रहन सहन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कौशल स्किल में बदलाव आया। इसके कारण हम पिछले विषय में अगले अध्याय पढ़ेंगे। देखिए हमने क्या देखा, हमने इसमें देखा कि नौ पाषाण काल है ना, क्या था, हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा ना। पाषाण काल को हमने पाषाण काल को हमने 3 भाग में बांटा। पाषाण काल को हमने 3 भाग में बांटा ना। एक था पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, दूसरा था मध्य पाषाण और तीसरा था नव पाषाण, ठीक है, नव पाषाण। तो पूरा पाषाण में हमने क्या क्या देखा, पूरा पाषाण में हमने देखा, पूरा पाषाण में हमने क्या क्या देखा कि लोग शिकारी कर रहे हैं, है ना, संग्राहक हैं, यानी कि फलों का संग्रह कर रहे हैं ना। और उसके बाद जो क्या कहते हैं, आवास बनाना शुरू कर दिए लोग, आवास बनाना शुरू कर दिए। उसके बाद हमने इसमें देखा कि आवास बनाना शुरू कर दिए। आवास के बाद लोग जो है आग का आविष्कार इसमें कर लिया है, आग का आविष्कार लोग कर दिया है वो पाषाण काल में, ठीक है ना। ये सब हमने इसमें देखा। अब देखिए आग का आविष्कार हुआ तो लोग भोजन पकाने लगे। अब आइए उसके बाद हमने पूरा पाषाण के बाद था मध्य पाषाण। मध्य पाषाण की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जलवायु बदलाव आया, मौसमी बदलाव आया, जलवायु बदलाव आया, मौसमी बदलाव, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये चीज़ है ना। नव पाषाण काल में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अब देखिए कुछ हम इस पर MCQ कर लेते हैं और देखिए कि हम लोगों ने जो पढ़ा है हमारे कितना रिकॉल है। और आप अगर इसका हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको नोट्स अवेलेबल कराऊँगा और इसके लिए व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए देखिए, और हम अभी चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप के आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से मिले। तो किस राज्य से मिले आरंभिक मानव के निशान, तो ये मिले हैं मध्य प्रदेश से। कहाँ से मिले, मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी के पास, ठीक है। आरंभिक औजार अधिकांश किस चीज़ से बने होते थे, तो आरंभिक औजार मुख्यतः क्या, पत्थर के बने होते थे, राइट। अब देखिए आगे देखिए, आरंभिक मानव वस्तु से जुड़ा पैसरा नामक बिहार के किस जिले में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मुंगेर में है ना। और यहाँ से क्या मिला, यहाँ से यूरोप के औजार मिले, फ्रांस के। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया,
पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, राइट। अब आइए, भीमबेटका किस राज्य में? तो भीमबेटका आपको एमपी में है, सॉरी, भीमबेटका आपको कहाँ है? एमपी में। आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा कहाँ था? गुफा था। पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए नाचते थे। हमने देखा ना, लोग नाचा करते थे। और कितने साल पहले जलवायु गर्म होने लगी, मतलब कि मध्यपाषाण काल में ना, मध्यपाषाण काल में हमने देखा जलवायु गर्म होने लगी। तो मध्यपाषाण काल का जो काल है वो है 14,000 से लेकर 18,000 के बीच में। तो ये आपको पीरियड भी याद रखना है, क्योंकि पीरियड से भी पूछेगा। अब देखिए, इसमें ये करके ये सब नहीं करना। तो ये आज का वीडियो था और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर क्वालिटी कंटेंट हम देते हैं। हम अच्छे आपको रिसोर्स देंगे, आपकी तैयारी करवाएंगे, और हम चाहेंगे कि इस बार आप अपना सिलेक्शन लेकर एक सीट पक्का करें और अपना सिलेक्शन लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और बिहार की शिक्षा में योगदान दें, और बिहार को एक ऐसा राज्य बनाएं जो भारत का सबसे ज़्यादा एजुकेटेड राज्य हो। बहुत, क्योंकि हम एजुकेशन में बहुत पिछड़े हुए हैं। जब एजुकेशन सर्वे में देखिएगा, जनगणना हमारे सबसे कम लिटरेसी हमारे यहाँ। तो चलिए, हमको एक बहुत बड़ा अवसर मिला है कि हम बिहार को आगे ले जाएं और भारत को आगे करें। चलिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।